तुमको शब्दों की जरूरत पड़ती कहां है, कहां कहां? तुम इसको, तुम्हें ये फिलर्स में पूछेगा, चाहे वो सिंगल फिलर हो, डबल फिलर हो। मैं अभी उसके मीनिंग पे नहीं गया हूं, मैं तुमको बता, अभी अभी आऊंगा मैं। सिंगल फिलर हो, डबल फिलर्स हो, क्लोस्टिस्ट हो, अमूमन यही तीन मिलता है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको अपने शब्दों को हैंडल कैसे करना है। एक ये मिला। और एक बात ध्यान रखो कि यहां पे फीलर्स में, ऑप्शन में, और मैं अगर बोल रहा हूं तुम्हें डाउट लग रहा है तो तुम चेक करना इस वीडियो को सुनने के बाद में। फीलर्स में, ऑप्शंस में मैक्सिमम नोन वर्ड्स होते हैं, मैक्सिमम नोन वर्ड्स होते हैं। अगर वर्ड्स का मीनिंग तुमने नोन वर्ड्स, जिसको मैंने कहा, मैंने नोन वर्ड्स को भी एक व्यंग करके ही लिखा है। नोन का मतलब तुमको ऐसा लगता है कि तुम जानते थे। तुम ग्राउंड का मतलब जानते थे एज ए नाउन, ग्राउंड एज ए वर्ब नहीं जानते थे। ग्राउंड एज ए नाउन का भी मतलब एक ही दिमाग में आ रहा होगा। तुम्हारे ऐसे बोलने का ग्राउंड क्या है? एक ग्राउंड का मतलब बेस होता है, लॉजिक होता है, आधार होता है। वो दिमाग में नहीं आएगा। जब मैं ये सेंटेंस बोलूंगा ना तो ग्राउंड का वो मीनिंग आएगा, और ग्राउंड एज ए वर्ब का मीनिंग तुम्हारा गायब था। ग्राउंड एज ए वर्ब का मीनिंग तुम्हारा गायब था। तुम एस्टैब्लिश का मतलब बोलते हो स्थापित करना। इससे बुरा इस वर्ड के साथ ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है। स्थापित करना अगर बोलो तो हिंदी का वर्ड ऐसा लग रहा है कि हमने उसको उठाया और वो कहीं पे उसको स्थापित कर दिया, मूर्ति टाइप का। लेकिन इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना, एस्टैब्लिश हम जब भी करते हैं ना तो एस्टैब्लिश करते हैं हम परमानेंट के हिसाब से। ये नहीं कि रात भर रुके, एक दो दिन रुके, उसको उठा के चले गए। सो सर, ना आंसर एस्टैब्लिश, ना ग्राउंड, इसका कारण मैंने बता दिया, एंड आंसर इज पिच। अब तुम्हारे दिमाग में बात आएगी कि ये पिच का मीनिंग तो हम बचपन से सुना हुआ तो है। मैं आपको जरा वर्ड्स का मीनिंग पिच वर्ड को दिखाऊं, जरा ध्यान देना। इस पिच को आप एज ए नाउन के तौर पे इस्तेमाल करो, आज आप एज ए वर्ब इस्तेमाल करो, कुछ मीनिंग तो आप जानते हो, कुछ मीनिंग तो आप जानते हो। क्रिकेट, अभी आईपीएल चल रहा है, तुमको पता है कि पिच, क्रिकेट में पिच क्या होता है? वो पिच क्रिकेट का है। नाउन के तौर पे वो 22 गज की पट्टी, और अगर बॉलिंग में वर्ब के तौर पे यूज किया जाए तो उसने बॉल को कहां पर डाला, गुड लेंथ पे था, ओवर पिच था, इत्यादि, वो उस पे, वो वर्ब के तौर पे हो गया। एक पिच का मतलब नाउन के तौर पे अलकतरा होता है, जिसको कोलतार बोलते हैं, या तार, TAR, टार बोलते हैं। हिंदी में कोलतार, इंग्लिश में टार बोलते हैं उसको। वर्ब के तौर पे एक पिच का मतलब होता है आप जो टेंट, सामियाना और तंबू कहीं जो गाड़ते हैं ना, उस गाड़ने के लिए एकमात्र वर्ड है इंग्लिश में पिच। और कोई वर्ड खोजना तुमको मिल जाए तो। अगर मैं इसको, पिच को, एडजेक्टिव के तौर पे यूज करूं, देयर वॉज पिच डार्क इन द रूम, जिसको बोलते हैं घुप अंधेरा। अगर इस पिच को मैं ईडी लगा के बैटल के साथ यूज करूं तो इसका मतलब होता है घमासान युद्ध। दोनों तरफ से, पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में पिच्ड बैटल हुआ। वो भी ईंट ईंट चला के मार रहा था, इधर से भी लोग आंसू कैसा गोला छोड़ रहे थे। अब तुमको सोचो कि तुम जिस शब्द को बचपन से लगा था, और अगर मैं पिच बोलता ना तो सीधे बोलते तो ये तो क्रिकेट में यूज होता है।
तुमको जिस कारण से यहां पे तुम्हारा पिच आंसर बना, तुम वो जानते थे, और तुम परेशान किस बात को लेके हो? किस बात को लेके परेशान हो? मैं अभी तुमको दिखाऊं, तुम इसको लेके एकदम परेशान नहीं हो। अजीबोगरीब लगता है मेरे को बच्चों को देख के कि वो उनका क्लोजेस्ट जो 5 क्वेश्चन का था, अगर मैं सीजीएल की बात करूं या एसएससी की बात करूं अभी के एग्जामिनेशन पैटर्न का, तो उनके 25 में 5 क्वेश्चन एक लॉट से आता है क्लोजेस्ट से, जिसमें आम जीवन के शब्द होते हैं। वो उसमें अपनी गलती की चिंता नहीं करते। चिंता कहां कर रहे हैं? सिनोनिम एंटोनिम, अननोन वर्ड्स। अननोन वर्ड्स की चिंता कर रहे हैं, और ये शब्द का एक लिस्ट खोजना चाहते हैं जहां से ही पूछेगा। अब इसका कोई एक लॉजिकल रेशनल नंबर होता कि इतना वर्ड होना चाहिए, ऐसे यही सब वर्ड पूछेगा तो ठीक है, तुम लिस्ट खोजो ना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर ना कोई वर्ड की सीमा है, और हम ये सोचते हैं कि मेरा वर्ड पावर बड़ा अच्छा है, मैं आपसे अगर बोलूं उसका वर्ड पावर मजबूत है, तो इसमें मैं आम जीवन के ये ग्राउंड पिच को मैं नहीं इंक्लूड करता, मैं इंक्लूड करता हूं अननोन वर्ड्स के मीनिंग को। और एक्चुअली पीड़ा क्या है आपकी, आप ध्यान रखना कि आपको नोन वर्ड्स के साथ जूझना पड़ रहा है, इसीलिए आप अननोन को टारगेट करते हो। क्योंकि आपके दिमाग में साइकोलॉजिकली सोचना, ये तुमको लगता है कि क्लोसेस का तो कोई उपाय नहीं है, क्लोसेस का कोई उपाय नहीं है। अरे भाई, वोकैब कर रहे हो तो क्लोसेस का उपाय कर रहे हो, बस शब्द किस नेचर के हैं उसके हिसाब से आपको करना क्या है ये आप देख लो। जो आम जीवन के शब्द होते हैं ना भाई, ये शब्द यहां जो मैटर करता है वो सिचुएशन मैटर करता है। इनको किस किस परिस्थिति में कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये मैटर करता है। और ये हमको बचपन से नहीं बताया गया, हमको बताया गया मैन का मतलब होता है मनुष्य, ठीक है। एज ए नाउन आपने कहा, एज ए वर्ब आप भी बता देते ना कि एज ए वर्ब मतलब होता है रखवाली करना, लेकिन वो नहीं पता है। लेकिन हमारे दिमाग में लोगों ने बैठा दिया कि मैन का मतलब एक ही होता है और वो है मनुष्य। ये नो मैन्स लैंड का मतलब क्या? नो मैन्स लैंड का मतलब क्या? कोई आदमी जमीन, जरा सोचिएगा। कोई भी आम जीवन के शब्द का, चूंकि ट्रीटमेंट यहां से बुरा शुरू हुआ, अन इंग्लिश ट्रीटमेंट हुआ हिंदी के, अब इंग्लिश के वर्ड्स के साथ, और हिंदी का सारा प्रॉपर्टी उसमें डाल दिया गया। यही तो ग्रामर के साथ भी हुआ है। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, और वही तो मैं तो आपको बता रहा हूं। इंग्लिश के शब्दों के साथ आप जब आम जीवन के शब्द मिलते हैं तो इनका अपना सिचुएशन होता है, और वो मैं तुमको बताता हूं, अभी और प्रैक्टिस कराता हूं। और होमोग्राफ होता है। मैं अगर बोलूं कि नेल का मतलब क्या होता है, तो आपके स्कूल का रिफ्लेक्शन ये होगा कि नेल का मतलब नाखून होता है या नेल का मतलब कील होता है। फाइन, तुमने एज ए नाउन बोला, एज ए वर्ब। अब मैं बोलूंगा ना तो सोचोगे, अब बोलूंगा तो सोचोगे कि यू नेल्ड द प्रोजेक्ट, किसी काम को एकदम सटीक रूप से कंप्लीट करना। नेल का वर्ब के तौर पे दूसरा मीनिंग, द पुलिस नेल्ड द क्रिमिनल। नेल का एक और मीनिंग होता है टू अरेस्ट। मैंने बोला टू अरेस्ट। अब ये अरेस्ट का और क्या मीनिंग? अरेस्ट का मतलब क्या? तो दिमाग में आएगा कैद करना। तुमने कभी कार्डियक अरेस्ट सुना है? कार्डियक अरेस्ट, वहां पे दिल के दौरे को कार्डियक अरेस्ट बोला जाता है मेडिकल टर्म में।
वहां पे अरेस्ट का क्या, कैद करना, पुलिस आके दिल का वो ताल लगा के ले गई, हथकड़ी लगा के। सोचो, ये शब्द आम जीवन का है, ये अननोन वर्ड्स के साथ नहीं है। अननोन वर्ड्स का बस सिंपल एक मीनिंग होता है, एक मीनिंग होता है। और आप जो परेशान हो ना कि वर्ड पावर कीजिए, मुझे लगता है कि लड़के को वर्ड पावर जब बोलता है ना, जैसे आप में से बहुत सारे लोग डिमांड करते थे, मैं आज तक कभी वर्ड पावर पे कभी मतलब कंटिन्यूअस वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन मन किया कि नहीं इसको कंटिन्यू किया जाए, कम से कम ये कंफ्यूजन तो दूर हो कि सिनोनिम एंटोनिम किताब लेके हाथ में घूम रहे हैं। अरे भाई, उन शब्दों से परेशान हो जिनकी किताबें नहीं है, जिनकी किताबें नहीं है, और उन शब्दों से ज्यादा परेशान हो। जैसे देखो तुम, ध्यान दो तो जरा, मैं अभी लूं, द वर्क वॉज डैश बाय द रेन, बारिश से काम बाधित हो गया। अब हैम्पर्ड, रिस्ट्रिक्टेड, प्रिवेंटेड, ऑब्स्ट्रक्टेड सब आएगा। आम जीवन का शब्द है, डेली लाइफ का वर्ड है, इसीलिए सबका मीनिंग आप जानते हो। लेकिन इस डेली लाइफ में चारों का मतलब होता है बाधित होना। सिचुएशन आपको अगर क्लियर है तो आप आराम से चुनोगे, गेस नहीं, समझने की कोशिश करो। नहीं, क्योंकि इंग्लिश में हम बना भी लेते हैं और पता भी नहीं होता कि सही बनाए हैं गलत बनाए हैं। यही तो तबाही है ना। मैथ में जब बनाते हो ना, आंसर आता है ना, टिक मारते हो ऑप्शन पे तो श्योर रहते हो। क्यों? सॉल्व किया है। यहां पे कहां सॉल्व किया है? यहां का सॉल्यूशन क्या है? चारों का सिचुएशन आपको पता है कि कैसे कैसे बाधा होगा। तो और यहां पे बोल रहा है कि बारिश के चलते काम नहीं हो पाया। अब हम रिस्ट्रिक्ट का मतलब जो बाधित करना होता है, किसी को फिजिकली किसी जगह पे बाधित करे, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि आप उसके आगे नहीं जा सकते हो, आप ये नहीं बोल सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, तो ये रिस्ट्रिक्शन हो गया। जब काम की प्रगति में बाधा पहुंचे, कोई काम आगे बढ़े ही नहीं, तो वो हो गया नियम कानून के अंदर में हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। यहां नियम कानून का बात होगा, यहां पे काम का डेवलपमेंट की बात होगी कि काम का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो ये हैम्पर हो गया। यहां पे हम किसी को काम करने से रोकते हैं, इसलिए जब प्रिवेंट होता है ना, तो प्रिवेंट समबडी फ्रॉम समथिंग, ऐसे होता है। माई फादर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, ये स्ट्रक्चर में प्रिवेंट को यूज किया जाता है। और ऑब्स्ट्रक्शन किसी को फिजिकली खड़ा होकर रोकना, बाधा पहुंचाना। ट्रक खराब हो गया था और वो पूरे ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, प्रिवेंट नहीं कर रहा था, उसके खड़े होने से ट्रैफिक स्मूथली नहीं चल रही थी। अब ये जब तक नहीं करोगे तब तक तो फिलर में स्ट्रगल चलता ही रहेगा। अब अगर फिलर की मैं बात करूं तो 5 क्लोस्ट्रेस और पीटी की बात, और 2 फिलर, 7। हम चिंता किसी कर रहे हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टेक्निकल चीज है, वो भी हम लोग को बात करनी है कि जार्गन क्या होता है, इडियम फ्रेजेज, स्पेलिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, 10 क्वेश्चन। और तुम थोड़े दिन थोड़ा भी पढ़े होगे ना, तो भागते भागते भी 10 में से 5 तो बन ही जाता होगा। ठीक से करोगे ना, तो वो अगर तुम्हारा 7 क्वेश्चन क्लोसेस और फिलर में सही होता ना, तो तुम कभी चिंता नहीं करते कौन सी किताब से पढ़े, कहां से पढ़े, और प्रॉपर डायरेक्शन होता ना, तो जो किताब तुम्हारे पास है वही सफिशिएंटली तुमको परीक्षा पास करवा देती। इसको जरा देखो तो चूंकि काम रुक गया था इसलिए हैम्पर्ड हो जाएगा। यहां देखो, तुम यहां आंसर लो, फॉर ऑल हिज डैश ही इज अ डैश। आप अपना आंसर चुन लो। और आपने जो भी आंसर लिया, आपका आंसर शायद ये नहीं होगा। आपने कोई भी आंसर दिया होगा, क्योंकि आपको सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ में आया। और मीनिंग क्यों नहीं समझ में आया? कि इस फॉर को एज ए प्रीपोजिशन इन स्पाइट ऑफ के मीनिंग में लगा हुआ है। इन स्पाइट ऑफ, यहां ग्रामर ने आपकी वोकैब में दिक्कत कराया। अपने सारे धन के बावजूद ये मीनिंग है फॉर का, इन स्पाइट ऑफ।
जरा अभी मैं बोला इन स्पाइट ऑफ, तो जरा आप सोचिए कि फॉर को आपने और कहां कहां देखा है। आपने फॉर को एक जानते हो के लिए कब इस्तेमाल करते हो? जब आप नाउन लिखते हो, फॉर लिखते हो, नाउन डालते हो। तो ऐसे ना, फॉर आवर कंट्री, इसको हटा दो, फॉर आवर कंट्री। एक फॉर का आप से के इस्तेमाल में करते हो, फॉर 2 आवर्स। लेकिन इस फॉर के बाद अगर ऐसे आ जाए तो फॉर 2 आवर्स हो गया। एक फॉर का मतलब इंस्पाइट ऑफ होता है, एक फॉर का मतलब बिकॉज होता है, और उसने इंस्पाइट ऑफ का मीनिंग लिया है। अब अगर आपको यह फिलर सही करना है तो आपको फॉर का यूज जानना था, यहां पे वर्ड का सिचुएशन जानना था, यहां पे कौन से वर्ड को होमोग्राफ उसने दिया था, होमोग्राफ। अब ये और ये सारे चीजें आम जीवन के वर्ड्स हैं, भारी नहीं है। अब जरा आते हैं हम लोग वर्ड पावर की बात करते हैं कि हमारा वर्ड पावर कैसा होगा, क्योंकि हम लोगों के हिसाब से अननोन वर्ड्स का मीनिंग याद करना, याद रहना वर्ड पावर है। अननोन वर्ड्स का मीनिंग अगर याद हो तो ये हमारा वर्ड पावर है। फाइन, मान लिया मैंने। एक बात बताए, मैंने हिंदी में 10 वर्ड लिखा है, परिवीक्षा, प्रकल्पित, ताकीदी, मिजमाज, पर्णिका, निष्कल, निष्फल नहीं है, निष्कल, उदात्त, अभिजात, तुकमा एंड निर्वचन। निर्वाचन नहीं है, ये निर्वाचन आयोग वाला निर्वाचन नहीं है। कितने वर्ड का मीनिंग जानते हो आप? कितने वर्ड का मीनिंग आप जानते हो इनमें से? मैं श्योर हूं एकाध वर्ड का आपको लगता होगा कि मीनिंग आप पता है, गैप तो 10 वर्ड है। जरा पूछो अपने आप से, क्यों आज तक परेशानी नहीं हुई? क्यों आज तक तुमको इन शब्दों के नहीं रहने से तुम्हारी हिंदी कमजोर क्यों नजर नहीं आई? तुमको अपने हिंदी के वर्ड पावर पे दुख क्यों नहीं हुआ? अरे भारी वर्ड का मीनिंग तो दोनों में गायब है भाई। अगर भारी भारी वर्ड पूछा जाए, दोनों में गायब है। डाइफेनस, ब्रोहाहा, बैडिनेट, बिलियस, प्लोवर, कैंकेरस, केमेरिकल, सेलेरिटी, स्क्रीड, स्क्विजी, दोनों में गायब है। किसने तुम्हें कह दिया कि वर्ड पावर कमजोर है? वो तो सब जगह कमजोर है, सब जगह कमजोर है। हिंदी में भी कमजोर है, अंग्रेजी में भी कमजोर है। और अगर मैंने 10 वर्ड यहां लिखा, अगर ये भारी वर्ड लिखा है, तो तुम्हारे आम जीवन का जो शब्द था, तुम्हारे अपनी मातृभाषा का शब्द का तो मीनिंग पता ही होगा। तो चिंता इस बात की मत करो कि तुम्हारा वर्ड पावर कमजोर है, वो रहता ही है। क्योंकि ये वर्ड्स हमें हमारे आम जीवन की बोलचाल की भाषा में नहीं मिलते। ये भी 2-4 बार मिल जाता, स्कूल में कभी मिल गया होता तो हमको पता चल जाता, लेकिन नहीं मिला। वैसे ही तुम्हारे पास ये वाले वर्ड भी नहीं मिले। लेकिन अभी इसका जब मीनिंग करना होगा, इसका जब मीनिंग करना होगा तो अप्रोच मैटर करेगा। ये मत खोजो कि इतने, ये ऐसे ऐसे वर्ड्स कितने हैं। 50,000 से लाख याद कर लो, ऐसा ऐसा वर्ड तुम्हारे को लड़ जाएगा। अब मैं बोलता हूं तो लोग बोलेंगे कि पागल टाइप का बात कर रहा है। तो मैं कैसे बोलूं कि ये 150 वर्ड में से आ जाएगा? मैं बोल के निकल जाऊं, इसकी गारंटी मैं दूंगा? मेरे से लिखो, मैं अगर खड़ा होकर बोलूं कि ये सारे शब्द याद कर लो,
लोग बोलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन याद कर लो। कौन सा प्रीवियस क्वेश्चन में सारा टिका रहेगा? सो आप ये ध्यान रखो कि आपको अननोन वर्ड्स, और ये उतने मुश्किल नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये उतने मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल तुम्हारा ये सब था। ये उतना मुश्किल नहीं है वो वाला भारी वाला वर्ड, क्योंकि उसका एक ही मीनिंग होगा, 25 जगह नहीं होगा कि नाउन के तौर पे कुछ और, वर्ब के तौर पे कुछ और। इसीलिए एज ए स्टूडेंट मैं जब बात करता हूं ना, मैं देखता हूं तो मेरे को भारी वाले वर्ड जिनसे आप पीड़ित रहते हो वो बेसिकली थियोरेटिकली आसान लगते हैं। इसीलिए तुम नहीं जानते हो क्योंकि तुम्हारे स्कूल में कॉलेजेस में नहीं मिले हैं तुमको। अब तुमको उसको देखना होगा, बस उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए, ध्यान रखना, अप्रोच कैसा होना चाहिए कि उसको कम करो और ज्यादा तुमको याद हो। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है पहली चीज। और तुम्हें चिंता, अगर तुम मेरी बात करो तो तुम्हें चिंता आम जीवन के शब्दों का करना है, जिसको तुमने आज तक कभी चिंता नहीं किया। इनकी चिंता करो क्योंकि ये हिंदी से नहीं चलते, ये सिचुएशन से गाइड होते हैं। उनके उन शब्दों का मैं अगर तुमको अभी मैं बोलूं, याद करवाऊंगा, इसीलिए मैंने लिख रहा हूं। अगर मैं यहां पे हंगामा लिख दूं या शोरगुल लिख दूं, ब्रोहा का शोरगुल या हंगामा, अगर यहां पे सिलेरिटी का मतलब मैं स्पीड लिख दूं, काइमेरिकल का मतलब मैं अगर हिंदी में ही चलो काल्पनिक लिख दूं, तो काम हो जाएगा। इमेजिनरी काम हो जाएगा, टेंशन नहीं देगा ये कभी भी यूज में भी। और इनको तुमको फिलर में तो मिलेगा नहीं, ना क्लोसेस में मिलेगा ना फिलर्स में मिलेगा। फिलर्स में ये मिलते हैं सिनोनिम एंटोनिम में या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ध्यान से समझना, ये मिलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में और सिनोनिम एंटोनिम में। और याद रखिएगा, सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दो एस्पेक्ट की चीजें हैं। पहला, आपने कितने दिनों से, कितने महीने या साल से आप शब्दों को याद कर रहे हो, ऐसे ऐसे शब्दों को कितना, कितने दिनों से याद कर रहे हो वो, और परीक्षा में जिस दिन बैठते हो ना, लक कितना अच्छा है कि आपका पढ़ा हुआ शब्द आ गया। इन्हीं दोनों पे आपके सिनोनिम एंटोनिम चलते हैं। और एग्जामिनर का खोपड़ी अगर सही है तो उसने नॉर्मल वर्ड दिया। मैंने बहुत बार देखा है, लड़का कुछ याद करके गया, वहां पे सिनोनिम एंटोनिम कुछ आ रहा है, ऐसे सिचुएशन में आपको दूंगा, वर्ड्स दूंगा मैं आपको आने वाले आगे वाले वीडियोस में, जो उसके याद किए हुए वर्ड से उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो फिर आपको करना कैसे है इन शब्दों को कि ये टिके रहे, ये ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, ये ज्यादा तुमको तबाह नहीं करेंगे। तबाह कौन करेगा? वो आम जीवन का शब्द। और एक बात ध्यान रखिए कि उन शब्दों को जब तक सिचुएशन, दो चीजों से मैं अगर इसको कंक्लूड करूं, मैं अगर कंक्लूड करूं कि अगर डेली लाइफ के वर्ड्स हैं तो सबसे पहले उसकी हिंदी अगर आप करते हो तो हिंदी के साथ सिचुएशंस करो, क्योंकि मैं सॉरी इन शब्दों को तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये डेली लाइफ के वर्ड्स मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं याद दिला रहा हूं कि सिचुएशन जरूर करो कि आखिर इसका मतलब अगर लगाना होता है तो क्या लगाना, कहां लगाना, वो चीज। और दूसरा कि इसके कंसेप्ट को डेवलप करो कि ये आखिर होता क्या है, होमोग्राफ क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो नाउन के तौर पे कुछ और मीनिंग देते हैं, वर्ब के तौर पे कुछ और मीनिंग देते हैं। जैसे एक एग्जांपल लो, अगर मैं तुमको बोलूं आई एम प्रेजेंट नाउ, ही प्रेजेंट
आई प्रेजेंट माई व्यूज, मैं सेंटेंस आगे बना सकता हूं, छोड़ देते हैं। आई गॉट अ प्रेजेंट। जरा ध्यान दो तीनों प्रेजेंट का। ये एक वर्ड आम जीवन का एज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है उपस्थित होना, सॉरी उपस्थित होना नहीं। एज ए वर्ब इसका मतलब होता है देना, प्रदान करना, सामने रखना। और एज ए नाउन इसका मतलब होता है गिफ्ट। अब पिच का क्या क्या मीनिंग था एज ए नाउन, एज ए वर्ब, एज एन एडजेक्टिव, जब तक तुमको नहीं क्लियर होगा तुम पिच वर्ड को यूज कैसे करोगे? तुम कहोगे कि पिच वर्ड तुमको पता है, बट उसका एक भाग पता था। सो अगर आप अभी कर रहे हो, अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हो या फिर आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको फीलर्स में जो आम जीवन के शब्द आते हैं, और आम जीवन के शब्द आएंगे क्लोसेस में, फीलर्स में, उनके सिचुएशन पे नजर रखो। सेंटेंस में उसका सिचुएशन का इंडिकेशन रहता है, और उस सिचुएशन के अनुसार आपके वर्ड्स में से, दिए हुए ऑप्शन में से, किस वर्ड का सिचुएशन उससे मैच कर रहा है, यह तुमको टारगेट पे रखना है। इसको हम लोग यूसेज बोलते हैं, यूज करने का तरीका शब्द को। मेरा अभी का जो पार्ट है, मैं देखता हूं आम जीवन पे कब कब आता हूं, क्योंकि आपके पास, मैं जानता हूं कि मैं जब बोलूंगा कि ये करो, तो शायद ऐसा है कि आप ध्यान ना दो, लेकिन इस पे ध्यान दो, क्योंकि तुम अगर श्योर हो कि तुम्हारा क्लोसेस 5 का 5 सही है, तुम्हारा फिलर दोनों का दोनों सही है, तो तुम उतनी चिंता नहीं करोगे अपने वर्ड पावर को लेके जितनी चिंतित आज हो। तुमको लगता है कि क्लोसेस ठीक नहीं किया जा सकता है, फिलर ठीक नहीं किया जा सकता है, इसीलिए तुम सिनोनिम एंटोनिम ठीक करना चाहते हो। लेकिन यह वैसे ही है कि कोई आधे किलोमीटर दूर जा सोचता है कि हम नहीं जा सकते, और वो 150 किलोमीटर दूर जाने का प्लानिंग कर रहा है। आधे किलोमीटर चल नहीं पाएगा, 150 किलोमीटर दूर जाने का प्लानिंग कर रहा है। तुम आधे किलोमीटर वाले की तैयारी करो, सिचुएशन सोचोगे ना तो मिल जाएगा। तुमने कभी सोचा नहीं है इसलिए नहीं दिखता, मिल जाएगा वो। मुझे जो वर्ड पावर पे वर्कआउट करना है वो मेरा क्लियर है कि इनको आखिर कम मेहनत में कैसे टिकाएं। और ये अगर नहीं पता है ना तुमको, तो परेशान मत हो कि तुम्हारा वर्ड पावर कमजोर है। ये वर्ड पावर परीक्षा में बैठने वाले सारे लोगों का कमजोर है, तुम अकेले उसमें नहीं हो। उसमें से कुछ लोग हैं जो कुछ दिनों से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। याद करना किसको बोलते हैं हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। याद कैसे किया जा सकता है कि कम भूलोगे तो, अब अगर एक मटकी में छेद कर दिया जाए नीचे और उसमें पानी भरने की कोशिश की जाए, और लड़का अगर पानी भर रहा है, मतलब कोई आदमी, तो तुम अगर बगल से गुजरो तो उसको बोलोगे ना भाई पहले छेद को बंद कर, नहीं तो पानी भरेगा ना सब निकल जाएगा, पहले बंद कर, अगर उसमें टिकाना चाहता है तो तुम अपने याद करते हो उससे थोड़ा सा कम स्पीड में, तुम भूलते हो। कॉपी में लिखने से याद नहीं होता, तुम भूलते हो। तो पहले भूलने की बीमारी को कम किया जाए ताकि याद रखने वाली चीजें तुमको दिखाई पड़े। और वो भूलने की बीमारी को कम करने के लिए कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश के शब्दों पे चूंकि वो अपनी भाषा नहीं है, तो अप्रोच कैसा होगा कि वो तुमको टिके, बस ये खाली सीखना है। और तब तुम एक सीटिंग में बैठ के 50-100 वर्ड, मैं बहुत होशो आवाज में बोल रहा हूं कि 5, 10, 15 वर्ड नहीं, एक सीटिंग बैठते हो ना आधे घंटे 45 मिनट, 100 वर्ड करो, 100 वर्ड करो, टिकेगा, याद रहेगा। अगले हम लोग वीडियो में बात करेंगे जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनका अप्रोच कैसा होना चाहिए। जबकि इस अभी तक के डिस्कशन में मेरा यह है कि तुम आम जीवन के शब्दों का ये दोनों पार्ट, आम जीवन के शब्द अगर हैं तो उनके जब भी अगर कहीं भी आए
तो उनके सिचुएशंस को जरूर सोचने की कोशिश करो। और अगर होमोग्राफ तुम नेट पे टाइप करोगे ना, लिस्ट ऑफ होमोग्राफ्स तो मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे लिस्ट साइट्स, तुमको आराम से दिख जाएगा। थोड़ा एक्सप्लोर करो, आज तक किसी ने कभी नहीं किए होगे, तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारे क्लोसेस को बचाने के लिए है, वो क्लोसेस में एक्यूरेसी डेवलप करने के लिए। हम लोग अगले वीडियो में डिफिकल्ट वर्ड्स के साथ आते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं, और जो वर्ड्स मैंने दिया ना भारी वाला, पहले उनको याद करेंगे। चलो, थैंक यू सबको।